है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। खुद पे नाज कर तू सबके साथ चल, खुदी को बुलंद कर तू हक की बात कर। सुश्री ट्विंकल कालिया, आप नई दिल्ली में जरूरतमंदों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करती हैं। आपकी सेवा कई जीवन बचाने के लिए एक वरदान साबित हुई है। जरूरी नहीं कि आप मुआशरे की खिदमत एक अफसर बनकर ही अंजाम दें, यह जरूरी नहीं कि आप एक रहनुमा बने। कौम की खिदमत के लिए आपका अपने पड़ोसी या आम लोगों से जुड़ाव कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। कैसी है आपकी सोच और साथ में आपका अमल। कहा जाता है ना कि जहां में लोग मर जाते हैं एक अदद नाम के लिए, याद करे जमाना तू ऐसा काम पैदा कर। ट्विंकल ऐसा नाम जिसे आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान एम्बुलेंस क्वीन के नाम से जानता है। आज भले ही ट्विंकल एम्बुलेंस की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, लेकिन उसे ये नाम और पहचान बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। कोई 20 साल कब्ल जब ट्विंकल के शौहर हिमांशु के वालिद वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने की वजह से कोमा में चले गए और फिर कभी नहीं बाहर आ पाए। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को भी, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की पेशकश ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जैसा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं हिंदुस्तान के कामयाब तरीन ख्वातीन से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम परेशानियों से जूझकर अपने जीवन को और ज़्यादा काबिलियत की तरफ बढ़ाया और कामयाब बनाया है। और इस एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद है ट्विंकल कालिया, जो कि एक पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और साथ ही इन्होंने बहुत सी ऐसे मुफ्त एम्बुलेंस सर्विसेज भी आवाम के लिए दी हुई हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ट्विंकल जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। ट्विंकल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपने सोशल सर्विस शुरू की है, जो फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज आप दे रहे हो पूरी आवाम को, इतने ऊंचे लेवल तक, इतनी बड़े लेवल तक, तो इसके लिए इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई इंस्पिरेशन, कोई आपकी कहानी है, या कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला है इसमें? जी, ये सारा मोटिवेशन जो है मेरे हस्बैंड हिमांशु कालिया जी से मुझे मिला है। उनकी 14 इयर्स की एज थी तो पापा जी का रोड एक्सीडेंट हो गया था और काफ़ी टाइम तक वो रोड पे पड़े रहे। जब मेरे हस्बैंड और उनकी मम्मा वहाँ पे पहुँचे उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, इन्होंने 6 से 7 हॉस्पिटल चेंज किए, बट इन लोगों को ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही किसी ने हेल्प की। और 7 से ज़्यादा इन्होंने हॉस्पिटल चेंज किए, और जिसकी वजह से जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने ये बोला कि लेट आने की वजह से, देर से हॉस्पिटल में आने की वजह से आपके फादर जो हैं वो कोमा में चले गए हैं। और 14 साल का बच्चा है और फादर जो हैं वो कोमा में चले जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि घर भी परेशानियों में आ जाता है और मदर हैं वो भी परेशानी में आ जाते हैं। तो उन्होंने उसी समय जब हॉस्पिटल चेंज किए और सारी परेशानियों को देखा, पापा के फ्रेंड्स को कॉल किया, रिश्तेदारों को कॉल किया, किसी से कुछ हेल्प नहीं मिली। इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ज़्यादा कॉल कर पाएँ। लास्ट में वो मुझे बताते हैं कि जब मैं लास्ट कॉल कर रहा था ना रोते हुए, तो फ़ोन वाले ने भी फ़ोन ले लिया कि फ्री में भी इतने कॉल नहीं होते, जितना मैं आपके लिए कर सकता था मैंने कर दिया। कहने लगे, उस समय मेरे दिल पे ऐसी ठेस पहुंची जब डॉक्टर ने बोला कि पापा देर से आने की वजह में कोमा में जा चुके हैं। तो उसी समय मैंने मन में प्रण लिया कि प्रभु मेरे को इस काबिल बनाइयो कि मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पाऊँ और
ऐसा बनाई हो कि मैं फ्री सेवा एम्बुलेंस की दे पाऊँ, कुछ इस तरीके से मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। 2 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, जो पापा उनके 2 साल कोमा में रहे, तो 2 साल में पापा कोमा में नहीं रहे। वो कहते हैं मेरा बचपन, मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कोमा में चला गया। यहाँ तक उन्होंने काफ़ी जगह, मतलब पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी जगह हॉस्पिटल भी जाना। वो बताते हैं रेल की पटरी से पैदल पैदल चल के मैं हॉस्पिटल जाता था, पैसे भी नहीं होते थे हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो बहुत उन्होंने मुश्किल के दिन देखे। वो वक्त था जब हिमांशु ने ठाना कि ऐसा काम शुरू करना है जिससे लोग वक्त पर अस्पताल पहुंच सकें। उसी का नतीजा था कि हिमांशु ने अपनी शादी में अपने ससुर यानी ट्विंकल के वालिद से सिर्फ एक एम्बुलेंस मांगी। यानी यहाँ से शुरू हुआ एम्बुलेंस का सफर। अक्सर कहा जाता है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि ट्विंकल जी ने जिक्र किया आपका कि इस पूरे सफ़र में आपने एक अच्छा हमसफ़र बनके उनका हमेशा साथ दिया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं शुरुआत की, तो मुझे आज भी वो क्षण याद है जब हमारी शादी फिक्स हुई और मुझे इन लॉस फैमिली की तरफ से ये कहा गया कि हम आपको आपकी शादी पे ये गाड़ी, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो भी कुछ बनाऊंगा अपनी मेहनत से बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रूरत है, लड़की जात है और हमें दहेज तो देना ही है। तो मैंने कहा कि आप दहेज की जो बात कर रहे हैं, मैं उसका विरोधी हूँ। मुझे दहेज नहीं, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दान में एक एम्बुलेंस दे दें जिससे मैं एक लोगों की सेवा का काम कर पाऊँ। तो मेरी शादी के मंडप के बाहर औरों की तरह जो गाड़ियाँ होती हैं वो नहीं, एक एम्बुलेंस सजी हुई खड़ी थी जिससे मैंने ये सेवा की शुरुआत की। ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। जैसे कि ट्विंकल जी आपने बताया कि इस सफ़र की शुरुआत हुई 2002 में जब आपकी मैरिज हुई थी, तो तब से लेकर आज तक का क्या सफ़र रहा है, कितना लंबा सफ़र रहा है और कितने साल हो चुके हैं इस सर्विसेज को जो आपने आवाम तक पहुंचाई है, कितने साल उसको? जी, 2002 में मैरिज हुई और मैरिज के समय पे इन्होंने कहा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे अगर आप देना ही चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत प्रेशर बना रहे थे कि नहीं बेटी है कुछ तो देंगे, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक सेवा करने के लिए एम्बुलेंस दे दीजिए जिससे कि मैं सेवा कर पाऊँ। 2002 में मैरिज हुई। 2002 से आज 17 साल हमें हो चुके हैं सेवा को देते हुए और हमारे पास 14 एम्बुलेंस हैं जो अलग अलग जगह पे ज़रूरतमंदों के लिए सेवा के लिए कार्य कर रही हैं। शुरू में कई मुश्किलात का मुकाबला करते हुए ट्विंकल ने खुद एम्बुलेंस चलाने का फैसला किया और आवाम की खिदमत को सर अंजाम देने लगी। कोई फिक्स समय नहीं होता, जब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी समय, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, हमें सर्विस देनी पड़ती है, क्योंकि कुदरत का कुछ नहीं पता होता, किसका कब एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो उस समय हम टाइम थोड़ी ना देखेंगे, जब जिसको ज़रूरत होगी उसी समय सेवा देते हैं। ट्विंकल जी, जैसा कि आप हिंदुस्तान की पहली खातून हैं जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, तो इस बात का आपको कितना नाज होता है, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपको हाल ही में नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो इस पे थोड़ा हमें बताएं। जब मैं एम्बुलेंस चला रही होती हूँ तो रुक रुक के लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को दिखाते हैं कि देखो एक महिला एम्बुलेंस चला रही है और कितने लोगों की रक्षा कर रही है। और जो नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति जी द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे सम्मान मिला, हर स्टेट से एक महिला आई थी, हम 40 के करीब महिलाएं थी जिनको सम्मान दिया गया और इतना अच्छा फील हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। कई बार हम लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत कई बार डीमोटिवेट, पर यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। वहाँ पे जिस समय राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मान मिल रहा था तो मेरे फादर की आंखों में पानी था, उनको एक इतना गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे परिवार में किसी को राष्ट्रपति जी द्वारा नवाजा जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। मेरे हस्बैंड की आंखों में चमक थी कि मेरी वाइफ को सम्मान दिया जा रहा है। और जितने भी हमारे जानने वाले हैं और जिन जिन लोगों की जान मैंने बचाने की कोशिश की है या बचाई है, जिनको सर्विस दी है, उन लोगों को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा था। और आप बिलीव कीजिए, हर जितने जानकार हैं सब ने मेरी राष्ट्रपति जी द्वारा जो सम्मानित की गई वो फ़ोटो थी, सब ने अपनी डीपी लगाई हुई थी कि मेरी भाभी हैं, मेरी बहन हैं, इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। और नेक्स्ट डे
और मोटिवेशन जो हमें मिला, मोदी जी के साथ हम लोग रहे, वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया और उनके विचार सुने कि बेटियों को लेकर वो कितने आगे बात कर रहे हैं। मतलब महिलाएं किसी भी दौड़ में कम नहीं हैं, उसको एक साथ में पहुंचा रहे हैं, हमें साथ लेके चल रहे हैं। इतने सारे अभियान के बारे में उन्होंने बताया। मेरे साथ सिस्टर शिवानी भी थी, जो बीके शिवानी ब्रह्म कुमारी में दीदी शिवानी हैं, वो भी मेरे साथ थी। हम सबको इतना प्राउड फील हो रहा था कि हम आपको बता ही नहीं सकते। और यही मोटिवेशन जिन जिन ने देखा, उन बच्चों ने ये बोला कि हमें भी आपके जैसा बनना है, हमें भी आपके जैसा कुछ करना है। अभी 2 दिन पहले भी एक बिटिया आई, मैंने उसको बोला कि पढ़ो लिखो कुछ बनो। कहते आंटी हम ज़रूर पढ़ेंगे लिखेंगे बट आपके जैसे बनना चाहते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। ट्विंकल का ख्वाब है कि 150 गाड़ियों का एम्बुलेंस चेन पूरी दिल्ली एनसीआर में हो और वो हर नुक्कड़ गली मोहल्ले में आसान तरीके से आवाम को दस्तयाब हो और किसी को कभी भी एम्बुलेंस की कमी से कभी दो चार ना होना पड़े। उसी का नतीजा है कि ट्विंकल को सैकड़ों अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया है। सच्ची लगन और मेहनत के बलबूते ही ट्विंकल को सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान से नवाजा है। तो ट्विंकल जी, अभी तक आपको कितने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है? और साथ ही हमें ये भी बताएं कि हमने ये सुना है आप फ्री ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। अभी तक मुझे 600 के करीब 610 के करीब अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मान दिया गया है। और फ्री हम लोग ब्लड भी प्रोवाइड करवाते हैं नीडी एंड पुअर पीपल्स के लिए, और हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाना अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। और फ्री हम ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं। जब किसी की जान बचती है, जो ब्लड है उसको कोई साइंस भी नहीं बना पाई, एक इंसान का ब्लड ही एक इंसान को दिया जाता है, तो हम लोग ब्लड के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अभी 15 लाख ब्लड डोनर्स की हम लोग डायरेक्टरी बना रहे हैं, जो कि किसी को भी ब्लड की ज़रूरत हो उस अपने एरिया में वो उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद फटाफट से एक पर्सन नहीं 50 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल है, जैसे एम्स हॉस्पिटल हो गया, हिंदूराव हॉस्पिटल हो गया, गंगाराम हॉस्पिटल हो गया। ये लोग कहते हैं मैडम हमें ब्लड नहीं चाहिए, हमें डोनर चाहिए। तो उस समय हम लोग संकट में आ जाते हैं। ब्लड तो हमारे पास 200 यूनिट पड़ा हुआ है, पर आप ब्लड ना लेके डोनर लेते हैं। तो उसी लिए हम लोगों ने ब्लड डोनर डायरेक्टरी भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें से 4 लाख के करीब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो चुका है। अगर आपके हौसले बुलंद हो और इरादा पक्का हो तो आप अपनी ज़िंदगी में वो तमाम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनके आपने ख्वाब देखे हो। ट्विंकल जी, जैसा कि आपने इस सफ़र की शुरुआत की थी 2002 से, तो तब से लेकर आज तक आपने इस सफ़र में कई तरह की परेशानियों का सामना किया होगा। ऐसी बहुत सी मुश्किलात वक्त भी आपने देखे होंगे जिससे आपको सामना करना पड़ा होगा। तो आप हमें ये बताएं, क्या किस तरह से आपने, और जहाँ की आपने जिक्र ये भी किया कि आपके जो शौहर हैं हिमांशु जी, उन्होंने भी हर तरह से आपका साथ दिया। परेशानियों के बारे में कहा जाए तो जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस टाइम दुख हुआ था, मेरी बिटिया है 8th क्लास में पढ़ती है, तो अभी 7th में थी वो, तो घर आई, आके उदास से बैठ गई। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? बोली मम्मा आज ना पूरी क्लास के सामने इंसल्ट हो गई, क्योंकि 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, फ़ीस नहीं भरी। तो जब भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बच्चों की फ़ीस देनी है, तो वो उन्होंने कहा नहीं, पहले आपको ड्राइवर की सैलरी देनी है, गाड़ियों की मेंटेनेंस है, वो पहले देखना है, ये चीज़ बाद में देखनी है। तो मैं भी चुप रही कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा बच्चा अब समझदार हो चुका है, 7th 8th क्लास में वो आ गई है, फ़ीस ना देने की वजह से वो फील करती है। तो बहुत सारी चीज़ों से हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कई बार हमें रेंट देना है, जिस घर में हम रहते थे वहाँ वो हमारा अपना मकान है, अगर हम कहीं रेंट पे दूसरी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो हमें एक कंट्रोल रूम चाहिए था एम्बुलेंस के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हमारी 2 बेटियां हैं, तो वहाँ पे ड्राइवर का आना जाना रहता है किसी समय भी, तो आप घर हम कहीं और ले लेते हैं, जो अपना मकान है उस पे कंट्रोल रूम पूरा बना लेते। तो हमने उसको पूरा कंट्रोल रूम बना दिया। कई बार रेंट के लिए भी ऐसा हो जाता है कि हम टाइमली नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर जो मोटिवेट करती है ना, मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले की बात है, एम्बुलेंस लेके मैं जा रही थी, तो कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे सड़क से, रेड लाइट तक, मैं रेड लाइट पे एम्बुलेंस के लिए खड़ी थी, तो घर आ रही थी, तो वहाँ पे वो लोग आए। आने के बाद उन्होंने बोला मैडम आप रुकिए, हमारे ना बच्चे को चोट लग गई है, क्या आप छोड़ दोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बच्चे को
को ले आइए, मैं छोड़ दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइए ना फटाफट से। जब वो बच्चे को लेके आए तो 7 साल का बच्चा अब्दुल्ला, उसकी जो लेग थी वो कटी पड़ी थी, ट्रेन एक्सीडेंट से उसकी टांग कट गई थी और हैवी ब्लीडिंग उस बच्चे को, टॉवल के अंदर उन्होंने कटी हुई टांग पकड़ी हुई थी, बच्चा गोदी में था। इंदरलोक से लेकर वो लोग पैदल शास्त्री नगर की रेड लाइट तक आ गए थे, पर किसी ने उनकी हेल्प नहीं की थी, ना स्कूटर पे, ना ऑटो पे, ना गाड़ी पे। पौना घंटा रेलवे ट्रैक पे वो बच्चा पड़ा रहा था, उस रेलवे ट्रैक से भी किसी ने नहीं उठाया था जब तक कि उसकी माँ वहाँ तक नहीं पहुँच गई थी। उस माँ को मैसेज नहीं पहुँच गया था कि तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। सबसे बड़ा जो अवार्ड और मोटिवेशन जिसे कहते हैं, जब उस बच्चे के घर मैं गई अपने हस्बैंड के साथ, तो उस बच्चे के फादर ने बोला, उन्होंने बोला बेटा हमने तो तेरे को सिर्फ जन्म दिया है, असली अम्मी और अब्बू ये हैं तेरे। उससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए और कुछ भी नहीं था। मेरी आंखों में उस समय पानी था कि इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि हम क्या हैं किसी के लिए, कुछ भी नहीं, वो कुदरत ही हमसे सेवा करवाती है और हम एक छोटा सा साधन बन जाते हैं। मोटिवेशन मुझे अपने हस्बैंड से भी बहुत मिलता है, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर मैं कभी डीमोटिवेट भी होती हूँ तो वो मुझे कहते हैं नहीं तुझे ये काम करना है और तू कर सकती है। एक वक्त ऐसा भी आया जब ट्विंकल को लीवर का कैंसर हुआ और तकलीफ भरी जिंदगी गुजारी, लेकिन ट्विंकल ने हार नहीं मानी। उन्होंने ना सिर्फ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से निजात पाया, बल्कि और नए हौसलों के साथ लोगों से जुड़ी। ट्विंकल जी, आपने क्या ख्वाब देखा है जो आप पूरा करना चाहती हैं, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि जो हमारी तमाम आवाम है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? 2008 में मुझे लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी। उसने हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का रूप ले लिया था और लीवर इतना ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर का कहना था कि लीवर का कैंसर हो गया है और कुछ ही समय की मैं मेहमान हूँ। तो उस समय सब लोग मेरे लिए प्रेयर किया करते थे। मेरे हस्बैंड ने जिन जिन लोगों को सेवा दी, हम लोगों ने सेवा दी, तो सब लोग मेरे लिए प्रेयर किया करते थे कि भगवान इनको ठीक कर लो। मेरे को सबके फ़ोन आया करते थे, हमने आपके लिए यहाँ चद्दर चढ़ाई है, आपके लिए दुआ लगाई है, आपके लिए मंदिर में गए हैं। तो उस समय मैं लेटे लेटे ये कहती थी, प्रभु तू मेरी नहीं सुन रहा, शायद किसी की तो सुनेगा। वही हुआ, कैंसर बॉडी से रिमूव हो गया, हेपेटाइटिस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और आज मैं आपके सामने हूँ। इसको 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उस समय हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपकी सेवा से जब मुझे दूसरा जीवन मिल सकता है तो मैं भी अपना जीवन जो है सेवा में लगाऊंगी। और हम दोनों ने यही सपना है कि हम दोनों, हस्बैंड वाइफ का ये सपना है कि 150 से ज़्यादा एम्बुलेंस हो हर गली, हर मोहल्ले, हर थोड़ी दूरी पर, जहाँ पे कोई गरीब आदमी जिसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो कहीं भटके ना, कहीं दूर ना जाए। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं, एम्बुलेंस में अगर कोई एम्बुलेंस वाले को 2000 रुपये देता है और कोई अगर 500 रुपये भी फालतू देता है तो वो उस डेड बॉडी को हटा देता है, नीचे रख देता है और जिससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसकी बॉडी को ले जाता है। तो हम चाहते हैं कि हर इंसान को हम फ्री सेवा दे सकें जिन ज़रूरतमंद को एम्बुलेंस की ज़रूरत है। और ये भी चाहते हैं कि ये सब हमारे जीते जी ही हो, और ये भी चाहेंगे हम कि जो भी अच्छे लोग हैं हमारे साथ वो एज ए वॉलंटियर साथ में जुड़ें, कंधे से कंधा मिला के चले। और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगी, जब भी किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो तो आप लोग रोड पे फेसबुक पे लाइव मत कीजिए, फ़ोटो मत खींचिए, भीड़ मत इकट्ठी कीजिए, बस जल्द से जल्द उस इंसान को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक इंसान नहीं बचता, उसका पूरा परिवार बचता है, क्योंकि उससे पूरा परिवार जुड़ा होता है। कहते हैं ना, एक इंसान को बचाने के पीछे उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो मुझे भी बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम आप कैसे ले जाते हो, आप एम्बुलेंस में कैसे ले जाते हो। मैं उनसे ये कहती हूँ कि क्या अगर अपने परिवार का कोई सदस्य हो, या मान लो मैं हूँ, मैं ही रोड पे पड़ी हूँ, क्या हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे? करेंगे। क्या हमारे परिवार के सदस्य को चोट लगी हो, हम मदद नहीं करेंगे? तो आप ये सोचो कि वो एक इंसान नहीं बच रहा, उसका पूरा परिवार बच रहा है, शायद उसका परिवार पूरा उस पर डिपेंड है। तो यही मैं संदेश सबको देना चाहूँगी कि आप मदद कीजिए, क्योंकि एक इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है। ट्विंकल जी, आपने पूरी आवाम को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, एक इंस्पिरेशनल मैसेज दिया है, और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमें आज इंटरव्यू दिया। ना मैं कमजोर हूँ ना ही माजूर, चमका है मेरा फन मुआशरे के लिए। अब ख्वाब हमारे
ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये शेर सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि अपने आप में पूरी दास्तान है। जब मुआशरे में बेदारी और बेहतरी लानी हो तो बदलाव की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हार कर बैठ जाने वाले कभी जीता नहीं करते। किसी ने कहा है कि यूं तो गुजर जाती जिंदगी बड़े आराम से, लेकिन मुझे बच्चों की तकदीर बनाना बाकी है। जहां दूर दूर तक खुशियां मयस्सर नहीं, वहीं छोटी सी खुशी भी जिंदगी में मुस्कान ला देती है। अगर हम सिर्फ खुद के लिए काम करें तो उस मुआशरे का तो खुदा ही मालिक है, लेकिन मुआशरे में ऐसी शख्सियात भी हैं जो खुद के लिए नहीं बल्कि मुआशरे की खातिर अपनी नींदें हराम करते हैं। ठीक ऐसी ही शख्सियत की मलिका है नमिता चौधरी। अब ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। निकलता है हर सुबह एक नया सूरज ये बताने के लिए कि उजाले बांटने से उजाले कम नहीं होते। ये बात हम सभी जानते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, हम बचपन में सिखाया भी गया, लेकिन हम कितने अच्छे काम कर पाते हैं, कितना किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। मन भी करता है लेकिन क्या वक्त दे पाते हैं? पैसे की बात छोड़िए, किसी को 2 पल देने के लिए भी आजकल हम सोचते हैं। ऐसे कई लोग मौजूद हैं, लेकिन आज भी इस दुनिया में जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ऐसे में एक महिला जो लोगों के लिए कुछ कर रही हो बिना स्वार्थ के, ये एक बड़ी बात है। हर कोई चाहता है, हर कोई ख्वाब देखता है बड़ा बनने का, कुछ बड़ा करने का, लेकिन वो पूरा करना कितना मुश्किल होता है ये वो इंसान जानता है जो उस राह पे निकलता है। लेकिन एक महिला एक मुकाम भी बनाए समाज के अंदर, साथ ही लोगों के लिए भी कुछ करे, वो भी बिना स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि कहीं से कोई पैसा आएगा, मुझे इसका कोई फ़ायदा होगा, ये एक बड़ी बात है। और ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो उन्हें उत्साहित करना, उनका साथ देना, उनको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और आज डीडी उर्दू इस ख़ास पेशकश जिसका नाम है ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी के ज़रिए ये काम बखूबी कर रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है नमिता जी, और नमिता समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिली और मेरे फूफा जी से, जिनके पास मैं बचपन से रही हूँ। क्योंकि मैं जब 3 साल की थी तभी मैं अपने नेटिव प्लेस से अपनी बुआ के पास जबलपुर चली गई थी और अपनी बुआ और फूफा जी के साथ रहती थी। तो पता नहीं उनके साथ रहते हुए उनके जैसी होती चली गई। उन्होंने यही सिखाया, बचपन से मैं देखती थी कि वो, उनका एक कहना था कि किसी भी सिचुएशन में डरो मत, ये सोचो कि ऊपर वाला है जो तुम्हें देख रहा है, यदि तुम सही हो तो कहीं ना कहीं से 4 हाथ आएंगे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो उनकी ही सिखाई बातों पर शायद मैं अमल करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। नमिता स्लम बस्ती के बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाती हैं बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का सलीका भी सिखाती हैं। नमिता बस्ती के बच्चों को ही नहीं बल्कि गरीब औरतों को भी हुनरमंद बना रही हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने क्यों नहीं भेजते हैं, और फिर आप उसमें क्या रोल निभा रहे हैं? सर, हमारे पास जो भी बच्चा आता है, मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप स्कूल जा रहे हो कि नहीं। यदि वो स्कूल नहीं जा रहा है तो हम उसको इनरोल कराते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल जाने, यदि वो 6 घंटे का टाइम है तो बच्चे में एक सिटिंग हैबिट डेवलप होती है। वो अनुशासन में रहना सीखता है कि मुझे 6 घंटे बैठना है, स्कूल में रहना है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि पहले इनको हम स्कूल में इनरोल कराएं। स्कूल में इनरोल होने के बाद हम इनको खुद पढ़ाना इसलिए शुरू करते हैं। राइट टू एजुकेशन की तो हमने बात कर दी है, पर सरकारी स्कूलों में अभी भी हालात मुझे लगते हैं उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक क्लास में यदि आप 60-60, 80-80 बच्चे रखेंगे तो टीचर कहाँ तक एक बच्चे पर पर्सनल अटेंशन दे पाएगी। स्कूल में जाना तो ज़रूरी है क्योंकि सर्टिफिकेशन तो उन्होंने वहीं से मिलना है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप स्कूल जाइए। उसके बाद जो है आफ्टर स्कूल का जो है हम करिकुलम नहीं कराते हैं। CSK करिकुलम पर फोकस नहीं करता है। CSK का मेन टारगेट है कि जो बच्चे आ रहे हैं इनका हम बेसिक क्लियर करें। यदि बच्चे का बेसिक क्लियर हो जाएगा तो पढ़ना लिखना उसको आ जाएगा और एकेडमिक वो अपने आप इम्प्रूव करेगा। तो हम बेसिक पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि मेरे पास कोई बच्चा 9th में, पहला बच्चा मेरे पास आया था जो 8th में था,
और वो ABCD नहीं बोल पा रहा था, वो माई सेल्फ या मेरा परिचय वो नहीं बोल पा रहा था। तो हम बड़े शौक थे, क्योंकि 9th का बच्चा यदि माई सेल्फ ना बोल पाए तो सोचने वाली बात है। एक तरह से मैं कहूँ, एक तरह से आपका जो NGO है, जो ये एक छोटी सी खुशी है, ये उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है ट्यूशन के, तो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं एक तरह से। नहीं, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगी, ये ट्यूशन नहीं है, क्योंकि यदि ट्यूशन होता तो मैं इनके एकेडमिक पर ज़्यादा फोकस करती। मैं इनके एकेडमिक पर फोकस नहीं करती हूँ, मैं इनके बेस पर फोकस कर रही हूँ। मेरे पास यदि बच्चा आया है, 9th का बच्चा है, तो उसका नहीं कि मैं उसको सीधे 9th क्लास प्रोवाइड कर दूँगी। मैं पहले उसका टेस्ट लेती हूँ, उसका टेस्ट लेने के बाद मुझे पता लगता है कि क्या ये सही में ये बच्चा 9th में पढ़ने लायक है। मुझे लगता है नहीं, ये बच्चा नहीं है, तो मैं इसको जो हमारी बेसिक बना हुआ है उस करिकुलम में शिफ्ट करती हूँ। वो स्टेप पार करने के बाद ही बच्चा वहाँ तक जा पाएगा। तो ये ट्यूशन नहीं है। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आप सिखाते हैं बच्चों? पढ़ाई के अलावा यहाँ म्यूज़िक क्लास होती है, डांस क्लास होती है, सेल्फ डिफेंस में कुछ बच्चे इनरोल कराए हुए हैं, ड्राइंग टीचर आती हैं, ड्राइंग क्लास होती हैं, सेल्फ डिफेंस होता है, लेडीज़ का अडल्ट लिटरेसी प्रोजेक्ट चलता है, उनका एम्पावरमेंट चलता है। और उसके अलावा भी मुझे यदि गिटार क्लास भी चलती हैं। उसके अलावा भी यदि मुझे लगता है कि बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, भले ही 2 ही बच्चे हों, तो हमारा फोकस होता है कि उस बच्चे के लिए मैं कहीं से कोई टीचर अरेंज कर सकूं और उस बच्चे को पॉलिश कर सकूं उस लाइन में, क्योंकि गॉड नोस कोई नहीं जानता है कि उसका ये हुनर या उसकी ये चाह है उसको कहाँ तक लेके जाएगी। आपका ख्वाब था खुशी ज़्यादा से ज़्यादा फैला पाएँ आप, आपने जो ख्वाब देखा था उसके क्या मायने या कहूँ कि ताबीर जो है आपके मुताबिक अब हो पा रही है? आपको लग रहा है कि मैंने जो ख्वाब देखा था उसे मैं पूरा कर पाऊँगी? हाँ, मुझे अब लग रहा है, क्योंकि पहले जब थे मैं और सीमा 2 जन थे तो हमें लगता था कि यार कहीं गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, क्योंकि लोगों की बात भी सुन रहे हैं, लोग भी 4 बात सुना जा रहे हैं कि पूरा पार्क इन्होंने बर्बाद कर रखा है, ऐसे लोगों को कर रही हैं, इनको वो कर रही हैं, ऐसे बहुत सारी तरह की बातें सुनते थे। तो हमें लगता था शायद ये मुश्किल है, हमने कुछ गलत रास्ता चुन लिया है। और घर में अलग सुनते थे कि घर बार छोड़ के तुम ये सब करने जा रहे हो। तो बहुत टेंस मोमेंट आए थे हमारी लाइफ में कि जिसमें हमें लगा था शायद ये गलत डिसीज़न है, पर ऐसा नहीं है। अब हमें लगता है कि जो एक ख्वाब हमने देखा था कि आज की जनरेशन को, एक यूथ के लिए एक स्टेप हम करें, बाकी ऊपर वाला उन्हें और रास्ता दिखाएगा, वो करते जाएंगे। और कोशिश की मैं बात करूं कि कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती और वो लगातार कोशिश कर रही हैं। इस पर एक और शेर मुझे याद आता है, इसी तवक्को में सुलगा रहा हूँ खुद को, कभी तो आग भड़केगी कभी तो रोशनी। बचपन में अपने वालिदैन से अलग रहने वाली नमिता अपनी मेहनत, लगन और हौसलों की बुनियाद पर आज अपने समाज की औरतों के लिए एक रोल मॉडल साबित हुई हैं। सलाम है हिंदुस्तान की ऐसी बेटी को जिन्होंने अपनी जाती मफाद को तर्क कर मुआशरे को नई रोशनी देने की एक कामयाब कोशिश की है। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी।